तो 2024 तैयारी शुरू। आज जिन बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहेगी उसके लिए हमारे साथ देश के अलग अलग कोनों से हमारे संवाददाता मतलब रिपोर्टर्स की टीम हमारे साथ होगी। और कौन कौन आज हमारे साथ जुड़ने वाला है एक एक करके आपको जल्दी से बता देते हैं। देख सकते हैं आप रौनक कुकड़े हमारे साथ मौजूद हैं। रौनक कुकड़े राज ठाकरे से जुड़ी खबर का अपडेट देंगे। आप देख रहे हैं प्रकाश कुमार को, हमारे साथ जुड़ गए प्रकाश कुमार, अपडेट देंगे पीके की सीधे राजनीति में एंट्री पर। और साथ ही संजय त्रिपाठी को आप देख रहे हैं जो चंदौली में जिस तरीके से एक लड़की की मौत रहस्य में बनी हुई है उसे लेकर अपडेट संजय त्रिपाठी देंगे। मैं अपने सहयोगियों का रुख करूं उससे पहले शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की। और ये जो खबर है वो महाराष्ट्र से आई है सामने। दरअसल महाराष्ट्र की सियासत से निकलकर देश में हिंदुत्व का नया चेहरा बन चुकी हैं नवनीत राणा। और नवनीत राणा और उनके पति को अभी जेल से बाहर निकलने के लिए कम से कम 2 दिन का और इंतजार करना पड़ेगा। आज मुंबई की सेशंस कोर्ट ने नवनीत राणा की जमानत पर फैसला नहीं सुनाया। बताया जा रहा है कि ऑर्डर की कॉपी तैयार नहीं होने की वजह से यह फैसला फिलहाल टल गया। बुधवार को कोर्ट जमानत पर अब फैसला सुना सकता है। बुधवार मतलब 4 मई। दरअसल कल कोर्ट की छुट्टी ईद के त्योहार की वजह से तो मामला अब 4 मई तक के लिए टल गया है। हालांकि आपको बता दूं कि 30 अप्रैल को ही राणा दंपत्ति की जमानत पर सेशंस कोर्ट में बहस पूरी हो गई थी। फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, सिर्फ फैसला सुनाना था, लेकिन वो फैसला आज आ नहीं पाया। नवनीत राणा जो है वो भाईखला जेल में बंद है। उनके पति जो खुद विधायक हैं रवि राणा वो तलोजा जेल में बंद है। राणा दंपत्ति पर महाराष्ट्र में राजद्रोह का केस लगा हुआ है। और इसके बाद पूरे देश में नवनीत राणा के नाम पर सियासत जोरदार तरीके से हो रही है। हालांकि नवनीत राणा जो हैं वो अमरावती से निर्दलीय सांसद हैं, लेकिन बीजेपी खुलकर नवनीत राणा के पक्ष में खड़ी हुई इस पूरे विवाद में नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं। राज ठाकरे के कारण महाराष्ट्र की राजनीति ने एक नई रफ्तार पकड़ ली है। राज ठाकरे हिंदुत्व की पिच पर अब खुलकर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके बाद अब बड़ा सवाल यह है कि हिंदुत्व के पोस्टर बॉय बनने की कोशिश कर रहे हैं क्या राज ठाकरे? क्या महाराष्ट्र में राज ठाकरे मतलब उनकी पार्टी एमएनएस शिवसेना का विकल्प बन चुकी है अब? छत्रपती शिवाजी महाराज सन्माननीय राज ठाकरे यांचा लाउडस्पीकर पर आजान के विरोध में हनुमान चालीसा की चुनौती देने वाले राज ठाकरे ने रविवार को औरंगाबाद में शक्ति प्रदर्शन करके अपने चचेरे भाई उद्धव ठाकरे की परेशानी बढ़ा दी है। जिथे जिथे यांचे लाउडस्पीकर लागतील त्यांच्या समोर दुप्पट आवाजाने तिथे हनुमान चालीसा तुमची लागलीच पाहिजे। विनंती करून जर समजत नसेल तर आमच्या समोर दुसरा पर्याय उरत नाही। लाउडस्पीकर तुमच्या धर्मामध्ये बसत नाही। लाउडस्पीकर जैसे मुद्दे पर आक्रामक रुख राज ठाकरे की नई नीति है, लेकिन इसमें महाराष्ट्र की राजनीति के राज छिपे हैं। 4 तारखेपासून ऐकणार नाही। हिंदुत्व के मुद्दे पर राज न सिर्फ सबसे आगे दिखने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि खुद भी बाला साहेब के लुक में नजर आ रहे हैं। सन्माननीय राज ठाकरे यांचा हिंदू जननायक माननीय राज ठाकरे यांचा। सियासी सुर के कारण राज ठाकरे की बीजेपी से नजदीकी बढ़ रही है। शिवसेना से गठबंधन खत्म होने के बाद बीजेपी को महाराष्ट्र में एक साथी की जरूरत है और बीजेपी को राज ठाकरे में शिवसेना की भरपाई का भरपूर स्कोप नजर आ रहा है। यही वजह है कि राज ने खुद को महाराष्ट्र और मुंबई तक सीमित नहीं रखा। मुंबई में उनके अयोध्या दौरे तक को लेकर पोस्टर लग गए हैं, जिसमें 5 जून को उनके अयोध्या दौरे का जिक्र है। इस पोस्टर में भी राज ठाकरे को बाला साहेब जैसे लुक में दिखाया गया है। बीजेपी का लाउडस्पीकर बताकर राज ठाकरे पर वार करने वाली शिवसेना ने अब उनकी तुलना रावण तक से कर डाली है। काही लोकांना सत्ता असल्याचा अहंकार असतो, तर काहींना सत्ता गमावल्यातून सुद्धा एक वेगळा अहंकार निर्माण होतो। विरोधी पक्षाच्या अंगात जो रावण संचारलेला आहे त्यांनी त्या रावणाचा अंत करावा आधी आणि मग महाराष्ट्राच्या देशाच्या प्रश्नावर बोलावं। वहीं उद्धव ने तो राज के भगवा आवरण पर चुटकी भी ले ली। बाकी बोलायचंय ते 14 तारखेला बोलणार आहे। आज फक्त अरविंद जरा मला वाटलं भगवी शाल द्याल तुम्ही, पण तशी काही गरज नाहीये।
राज ठाकरे के औरंगाबाद के भाषण की जांच हो रही है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री भी पुलिस अधिकारियों के संग बैठक करने वाले हैं। राज ठाकरे भविष्य में शिवसेना की राजनीति के विकल्प बन पाए या नहीं बन पाए, लेकिन उनकी रफ्तार ने महाराष्ट्र की राजनीति को प्रभावित जरूर किया है। तो ये साफ है कि हिंदुत्व का महाराष्ट्र में सबसे बड़ा चेहरा बनने की डगर पर चल पड़े हैं राज ठाकरे। और इसी से जुड़ा हुआ सी वोटर का आज का सवाल अब आपके सामने रखने जा रहे हैं। सवाल यही है कि साहब ये लाउडस्पीकर विवाद, इससे महाराष्ट्र में राज ठाकरे हिंदुत्व का चेहरा क्या बन पाएंगे जैसा कि राज ठाकरे चाहते हैं? जवाब देख लीजिए आप। 37% कह रहे हैं हाँ, नहीं में 33% जवाब दे रहे हैं, पता नहीं कह रहे हैं 30%। तो कुल मिलाकर मामला जो है वो हाँ और ना के बीच काफी बराबरी का नजर आ रहा है। आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी रौनक कोकड़े इस वक्त मौजूद हैं। रौनक, मामला आंकड़ों के हिसाब से काफी बराबरी का नजर आ रहा है, लेकिन एक बात जो बिल्कुल साफ है वो ये कि राज ठाकरे हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा बनने की डगर पर महाराष्ट्र में आगे बढ़ चुके हैं। जी निश्चित तौर पर रोमाना ऐसा कहे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो जब से उन्होंने हिंदुत्व का कार्ड खेला है, पिछले 1.5 महीने में वो 3 रैलियां लगातार बैक टू बैक कर चुके हैं। और कल की रैली में भी उन्होंने जिस तरह का बयान दिया है, वे मराठवाड़ा और विदर्भ के रीजनों में भी आने वाले दिनों में आपको रैली करते हुए दिख जाएंगे। दरअसल राज ठाकरे पर लगातार ये आरोप लगते रहे पिछले दिनों कि वे अपनी राजनीति को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस नहीं रहते, कई मुद्दे पकड़ते और छोड़ देते। लेकिन जिस तरह से हिंदुत्व का मुद्दा और खासतौर से लाउडस्पीकर का मुद्दा उन्होंने उठाया है, उसको लेकर वो कंक्लूडिंग तक ले जाना चाहते हैं ऐसा दिख रहा है। क्योंकि कल का भी जो उनका भाषण था, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि 4 तारीख के बाद मैं किसी की भी नहीं सुनने वाला। तो कुल मिलाकर राज ठाकरे का भाषण जो है हिंदुत्व की लाइन को बड़ा पोस्टर बॉय बनते तरफ वो जाते हुए जरूर दिख रहे हैं। लेकिन रोमाना, इस भाषण ने उनकी मुश्किलें भी बढ़ा दी है। दरअसल अब जो औरंगाबाद पुलिस है, उन्होंने कई शर्तों के साथ इस रैली को परमिशन दी थी, और जिस तरह का भाषण उन्होंने किया है उसका एनालिसिस जो है वो किया जा रहा है, और हो सकता है कि उन पर किसी धाराओं के तहत कार्रवाई भी की जाए। जी बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि साहब ओखली में सर डाल दिया तो फिर मूसल से क्या डरना, कुछ वही हाल इस वक्त राज ठाकरे का नजर आ रहा है। कुल मिलाकर देखना दिलचस्प होगा कि ये जो अपने लिए राजनीतिक राह राज ठाकरे ने चुनी है, इस पे उन्हें सफलता मिलती है या नहीं। वहीं दूसरी तरफ हिंदुत्व का ही एक और बड़ा चेहरा जो महाराष्ट्र से सामने निकल कर आ रहा है, देश में अपनी पहचान बना रहा है, नवनीत राणा फिलहाल जेल में ही हैं। आज उनकी जमानत पर फैसला आ नहीं पाया। हम सीधे आपको अपडेट के लिए लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रतिमा मिश्रा इस वक्त मौजूद हैं और जानते हैं प्रतिमा से कि आखिरकार ऐसी क्या वजह रही, ऑर्डर कॉपी क्यों तैयार नहीं हो पाई, अब 2 दिन और सलाखों के पीछे क्यों रहना पड़ेगा नवनीत राणा को? प्रतिमा। बिल्कुल रोमाना, आज मुंबई के सेशंस कोर्ट में हमने देखा था सुबह से ही हलचल देखने को मिल रही थी, क्योंकि एक बड़ा मामला था जिस पर कोर्ट को आदेश देना था और उसका इंतजार भी हर कोई कर रहा था। मीडिया का जमावड़ा यहाँ था, लेकिन देखिए शाम होते होते आपको दिखाई देगा सेशंस कोर्ट के आसपास कैसे सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि जो आदेश आना था अब उसे 4 मई तक के लिए टाल दिया गया है। यानी 4 मई को अब आदेश आएगा। सूरज ओझा मेरे सहयोगी लगातार कोर्ट के भीतर मौजूद थे और देख रहे थे क्या कुछ हो रहा है। आज केवल आदेश ही आना था, लेकिन क्या वजह रही कि आदेश आज नहीं अब 4 मई को आएगा? देखिए, कोर्ट ने तो पूरी चीजें सुन ली थी, दोनों तरफ के आर्गुमेंट पूरे हो गए थे। ऐसे में कोर्ट ने आज की तारीख डिसाइड की थी, जिसके बाद सरकारी वकील ने कहा था कि वो 11 बजे आएंगे और मेंशन करेंगे और इस चीज का इंतजार करेंगे कि कोर्ट कब अपना ऑर्डर देता है। 11 बजे जब गए तो कोर्ट ने 2:45 बजे का समय दिया, बाद में 2:45 बजे गए तो फिर 5 बजे का समय दिया। तो कोर्ट इस तरह से समय इस वजह से दे रहा था क्योंकि कोर्ट के पास ऑलरेडी लिस्टेड कई सारे केस थे जो पहले से लिस्टेड थे, तो उसमें कई सारे आदेश देने थे, किसी में कोई सुनवाई की चीजें रखनी थी। तो जो कोर्ट के प्रोसीजर्स थे उसमें टाइम बीत गया और 5 बजे कोर्ट ने यह कहा कि मैंने ऑर्डर आधा तो डिक्टेट कर दिया, बट आधा डिक्टेट करना बाकी है। ऐसे में समय का अभाव होने की वजह से, चूंकि अभी देख सकते हैं कोर्ट पूरी तरह से बंद हो चुका है, तो समय नहीं था। और कल सार्वजनिक छुट्टी है, हॉलीडे है, इस वजह से कल की तारीख न देकर 4 तारीख का समय दिया और ये भी फर्स्ट हाफ में समय दिया कि फर्स्ट हाफ में ही कोर्ट अपना आदेश देगा। माना जाएगा रोमाना कि 4 तारीख को आदेश आ ही जाएगा इस पूरे मामले में, चूंकि जज को वक्त नहीं मिला था पूरा ऑर्डर लिखने के लिए, तो ऐसे में 4 तारीख को जेल या बेल ये पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका प्रतिमा इस तमाम अपडेट के लिए। उधर गुजरात कांग्रेस में बड़ी हलचल की आशंका है। पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल की पार्टी छोड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं। दरअसल हार्दिक पटेल ने अभी कुछ देर पहले जो उनका ट्विटर अकाउंट है वहां अपने बायो से कांग्रेस ही हटा दिया, मतलब कांग्रेस शब्द हटा दिया है उन्होंने। पहले से ही देखिए अटकलें लग रही थी कि हार्दिक पटेल कांग्रेस पार्टी से नाराज चल रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने बीजेपी की तारीफ करके इस बात के संकेत भी दे दिए थे कि हो सकता है आने वाले समय में वो बीजेपी का दामन थाम लें, और अब तो अपने ट्विटर बायो से उन्होंने कांग्रेस शब्द ही हटा दिया है।
तो ऐसे में आखिरकार हार्दिक पटेल नाराज क्यों हैं? प्रदेश स्तरीय फैसलों में उनकी राय नहीं ली जा रही। निकाय चुनाव में समर्थकों की उनकी अनदेखी हुई है। प्रदेश नेतृत्व में एक राय नहीं है। ये वो तमाम वजह हैं जो हार्दिक की तरफ से सीधे तौर पे तो नहीं, लेकिन सूत्रों के हवाले से कई बार गिनाई गई हैं। नरेश पटेल को लेकर असमंजस जो है कांग्रेस पार्टी में, उसको लेकर भी नाराज हार्दिक पटेल। तो कुल मिलाकर अब औपचारिक तौर पर हार्दिक पटेल कब कांग्रेस से अपनी राह अलग करेंगे, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। अच्छा देखिए, उधर प्रशांत किशोर की बात कर लेना भी अब बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि प्रशांत किशोर कांग्रेस से बात बनी नहीं पीके की, तो खुद की पार्टी बनाने का मन बना लिया है पीके ने। जी, अब सवाल यह खड़ा हो गया है कि आज उनके एक ट्वीट की वजह से उन्होंने जन स्वराज का जिक्र करते हुए बिहार से शुरुआत की, एक तरीके से हुंकार तक भर दी है। हालांकि बीजेपी और आरजेडी दोनों का कहना है कि पीके तो रणनीतिकार हैं, राजनीति उनके लिए नहीं बनी है। सुबह 9:29 पर प्रशांत किशोर ने ये ट्वीट किया तो राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी कि क्या पीके नई पार्टी बनाने वाले हैं। प्रशांत किशोर ने ट्वीट के आखिरी लाइन में जन स्वराज और फिर बिहार से शुरुआत जैसे शब्द हिंदी में लिखे। बाकी उनका ट्वीट पूरा अंग्रेजी में है। अब प्रशांत किशोर की इस चर्चा पर बिहार में बीजेपी और आरजेडी दोनों की राय एक है। पहले भी कई तरह के नाम के साथ वो आए हैं और बहुत ही हताशा और निराशा के साथ लौटे हैं। मुझे लगता है कि हर दिन नए शब्दों के साथ खेलने से नहीं होगा, ज़मीन पर उतरकर काम करने से होगा, ज़मीन पर उतरकर लोगों के साथ संवाद करने से होगा। केवल स्ट्रेटजी बनाना और स्ट्रेटजी पे इम्प्लीमेंट करना, दोनों दो चीज़ें होती हैं। तो मेरा ये मानना है कि कई स्ट्रेटजी वो बनाते रहे हैं, कांग्रेस ने भी उनके स्ट्रेटजी का लाभ लेना और न लेने का जो प्रकरण रहा वो बहुत ही खट्टा मीठा रहा है उनके लिए, कि उनसे स्ट्रेटजी भी ले लिया और उनको जोड़ा भी नहीं। तो मेरा ये मानना है कि आज के डेट में प्रशांत किशोर जी एक स्ट्रेटजिक हो सकते हैं। एज ए पॉलिटिशियन तो अभी तक तो कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं कि मैं कोई टिप्पणी करूं उन पर। प्रशांत किशोर जी एक चुनावी रणनीतिकार के रूप में जाने जाते हैं। कई राज्यों में उन्होंने कई राजनीतिक दलों के लिए काम किया है। कुछ जगह पर सफल हुए, कुछ जगह पर असफल भी हुए। तो अब चुनावी रणनीतिकार हैं, अब खुद ही चुनावी मैदान में भी आएंगे। और बिहार के हैं तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने बिहार को चुना है, तो इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। पिछले महीने प्रशांत किशोर कांग्रेस में जाते जाते रह गए। एक बार जेडीयू में उपाध्यक्ष बनकर उन्होंने राजनीतिक करियर बनाने की कोशिश की थी, लेकिन बना नहीं पाए थे। अब जबकि पीके ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी बनाने के संकेत दिए हैं, उनकी टीम के सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में बिहार में सुराज यानी सुशासन के मुद्दे को केंद्र में रखकर अभियान चलाया जाएगा और इसके बाद भविष्य में राजनीतिक दल बनाने का ऐलान किया जा सकता है। सक्रिय राजनीति में भले ही पीके फेल हो चुके हों, लेकिन चुनावी रणनीतिकार के तौर पर रिपोर्ट कार्ड शानदार रहा। 2014 लोकसभा चुनाव में पास, 2015 बिहार विधानसभा चुनाव में पास, 2017 पंजाब चुनाव में पास, 2018 तेलंगाना चुनाव में पास, 2019 आंध्र चुनाव में पास, 2020 दिल्ली चुनाव में पास, 2021 बंगाल चुनाव में पास, 2021 में ही तमिलनाडु चुनाव में भी पास। एक बार 2017 की यूपी विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की रणनीति फेल हो गई थी। अब अगर पार्टी बनाकर राजनीति में आते हैं तो नीतीश कुमार के साथ उनकी क्या केमिस्ट्री होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे सहयोगी प्रकाश कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रकाश, सवाल ये कि अगर राजनीति के रण में पीके आएंगे और जिस तरीके से वो खुद दावा कर रहे हैं कि बिहार से शुरुआत होगी, तो फिर बिहार के राजनीतिक समीकरण किस तरीके से बदलेंगे पीके की राजनीतिक एंट्री से? देखिए रोमाना, बात बिहार की उन्होंने शुरुआत की थी 2019 में और वो धूल फाक रहा था, जिस पर से धूल हटाने की तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है। जहां तक नीतीश कुमार की बात है, आपको याद होगा कि पिछले दिनों दिल्ली में नीतीश कुमार की मुलाकात पीके से हुई थी। बहुत आगे तक बात बढ़ चुकी थी।
यहाँ तक कि जब वो बिहार दौरे पर आए हैं पहली बार इतने महीनों बाद, तो उनकी मुलाकात भी होनी थी नीतीश कुमार के, लेकिन ऐन वक्त पर बातें टल गई है और अब 5 तारीख को अपनी पूरी रणनीति का खुलासा करेंगे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, और वो ये बताएंगे कि आगे उनकी रणनीति राजनीति में एंट्री को लेकर के किस तरह से है। हालांकि उन्होंने पहले ही ऐलान किया था 2019 में कि वो राजनीति में ही आएंगे, लेकिन अब ये देखना होगा कि नई पार्टी बना करके करेंगे या फिर गठबंधन की राजनीति में फिर से वो आएंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन्होंने 2019 में ऐलान कर दिया था कि राजनीति में आएंगे और पूरी तैयारी के साथ आएंगे, तो देखना दिलचस्प होगा। अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे पीके तो फिर क्या बताएंगे, इतने साल में क्या तैयारी की है उन्होंने, जिसके बाद अब वो राजनीति में एंट्री करने जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के चंदौली में खाकी दागदार हो गई है। आरोप है कि हिस्ट्री शीटर के घर पुलिस की दबिश के दौरान उसकी बेटी की मौत हो गई। अच्छा, घर वाले जो हैं वो सीधे सीधे पुलिस पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। पूरे मामले को लेकर सियासी पारा यूपी में हाई है। बॉडी ले जाने का मतलब ये ब्लेम लगाना था कि खाने की वजह से ऐसा कुछ हुआ है। हमको रिपोर्ट लगा दिखाइए पहले। पुलिस अधिकारियों ने थोड़ी देर पहले रुकिए, पुलिस अधिकारियों ऐसा मत करिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। ये रोना पीटना और ये चीख पुकार और ये गुस्सा, दर्द की गूंज और इंसाफ की गुहार के लिए ये आवाज यूपी के चंदौली में उठ रही है, जहां पुलिस पर दबिश के दौरान हत्या का आरोप लग रहा है। ये रिपोर्ट में जो दिखाया जा रहा है कि खाने या फिर हेल्थ की वजह से ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, ये प्रशासन अपनी गलती को छुपाने का प्रयास कर रही है। हमें प्रशासन पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। दरअसल रविवार को पुलिस यूपी के चंदौली में हिस्ट्री शीटर कन्हैया यादव के घर पर छापेमारी के लिए गई। पुलिस की कार्रवाई के दौरान कन्हैया यादव की बड़ी बेटी निशा की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। परिवार का कहना है पुलिस हत्या को आत्महत्या की शक्ल देने की कोशिश कर रही है। मारकर उनको बस टांगा गया था कि उसको सुसाइड लगी सर, क्योंकि अगर टंगी होती तो जमीन से ऊपर होती, वो जमीन से टच थी सर। उनका पैर ऐसे हो गया था और उनकी मतलब कि डेथ हो गई थी। उनका पल्स चेक किए, पल्स नहीं चल रही थी, सांस चेक किए, सांस भी नहीं चलती, हार्ट बीट भी नहीं चली थी सर। विवाद गरमाने के बाद थाना प्रभारी उदय प्रताप सिंह को सस्पेंड किया जा चुका है। थाना प्रभारी समेत सभी आरोपी पुलिस वालों पर गैर इरादतन हत्या का केस भी दर्ज किया गया है। हालांकि पुलिस अब भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से किसी भी चोट की बात को नकार रही है। एक गले के पास एक खरोच आई है और जो बाएं जबड़ा है उसके नीचे 0.5 सेंटीमीटर की एक छोटी सी मामूली सी चोट है। इसके अलावा कोई भी चोट पूरे शरीर पे इसके अतिरिक्त अंदरूनी और बाहर दोनों इंटरनल एंड एक्सटर्नल पोस्टमार्टम में नहीं आई है। हालांकि कन्हैया यादव का परिवार पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी पुलिस की तरह संदिग्ध निगाहों से देख रहा है। इनको जो है 302 का मुकदमा लगाया जाए और प्रशासन ने हमको अनुशासन दे करके डेड बॉडी को पोस्टमार्टम करा करके उसका अंतिम संस्कार करवा दिया, तो पुलिस तो हमारा क्या विश्वास है? हमारा तो कोई विश्वास ही नहीं है। पुलिस तो हमको गुमराह कर रही है बस। कथित गैंगस्टर कन्हैया यादव का आरोप है कि पुलिस वालों की तरफ से लगातार वसूली की मांग पूरी नहीं किए जाने का नतीजा है कि उन पर इतने मुकदमे दर्ज हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट करने के बाद मामला सुर्खियों में आया और फिर इस पर सियासत तेज है। अखिलेश यादव इसे जाति से जोड़ रहे हैं तो केशव प्रसाद मौर्य कार्रवाई की बात कर रहे हैं। पुलिस ने जात के आधार पर घटना की है। जो वहाँ के इंस्पेक्टर हैं या जो वहाँ के पुलिस के लोग हैं, उन्होंने जानबूझकर ये घटना की है केवल डराने के लिए। अगर उसकी बहन की जान गई है और बहन अस्पताल में है तो इन पुलिस वालों पर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अगर कोई चीज़ रिपोर्ट आएगी तो उसमें कार्रवाई होगी, इसलिए मुकदमा दर्ज किया गया है। अखिलेश यादव जी बौखलाए हुए हैं। अगर कोई पुलिस वाला गलत करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। देश में जब कानून व्यवस्था पर योगी मॉडल की वाहवाही हो रही है, ठीक इसी बीच पुलिस के इस रवैये ने सवाल खड़े कर दिए हैं। संजय त्रिपाठी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं और संजय से जानते हैं कि पीड़ित परिवार के आरोपों और साथ ही पुलिस के दावों के बीच, संजय, इस पूरी वारदात पर जिस तरीके की सियासत हो रही है, क्या वो सियासत सीधे सीधे जाति पर सिमट आई है?
बिल्कुल रोमाना, सियासतदान यही बात कह रहे हैं कि जाति को देख करके ये सारी कार्रवाई की गई है। क्योंकि एक जाति विशेष से जुड़ा हुआ ये परिवार था, इसलिए जा करके उसके घर में पुलिस वालों ने एक युवती जिसका नाम गुड़िया था उसकी हत्या कर दी। परिवार वाले अपने आरोप पर अड़े हुए हैं। उनका ये कहना है कि पुलिस दबिश देने आई थी और बौखलाहट में उसने हमारे जब कन्हैया यादव उन्हें नहीं मिला तो उसने परिवार की बेटी की हत्या करके और उसको सबको फंदे से टांग दिया। अभी भी परिवार वालों का यही कहना है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो भी तथ्य सामने आए हैं परिवार वाले उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। और जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहीं पर कल वो संग्राम हो रहा था जिसके बाद ये पूरी घटना हुई। आप देखेंगे ठीक सामने जो घर है वो पीड़ित गुड़िया का है। यहीं पर पुलिस की दबिश हुई थी और फर्स्ट फ्लोर पर ही वो कमरा है जहाँ पर उसका शव जो है वो फंदे से लटका हुआ पाया गया। तो फिलहाल यहाँ पर शांति है। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस की कुछ गाड़ियाँ यहाँ पर रखी गई हैं। FIR दर्ज की जा चुकी है आरोपी पुलिस कर्मियों पर। इसके अलावा जो थानाध्यक्ष जिन पर आरोप है उनको निलंबित भी किया जा चुका है। कुछ अन्य पुलिस कर्मियों के खिलाफ FIR भी की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वो जांच कर रहे हैं और जांच के बाद ही जो पूरी स्थिति होगी, जो पूरी कार्रवाई होगी, उससे आगे अवगत कराया जाएगा। रोमाना, बहुत बहुत धन्यवाद संजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल बेटी हमारे बीच नहीं रही, बेटी की मौत का सच भी अब तक गुम है और इस सब के बीच सियासत इस पूरी वारदात पर जाति पर सिमट आई है। तो 2024 तैयारी शुरू देख रहे हैं आप। अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस साल के पहले विदेश दौरे की। 3 दिन 3 यूरोपीय देशों के दौरे के लिए पीएम आज जर्मनी पहुंच गए। जर्मनी के बाद पीएम डेनमार्क और फ्रांस जाएंगे। जर्मनी में जिस गर्मजोशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया वो वाकई देखने लायक था। करीब 7 घंटे की हवाई यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी पहुंचे। एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर के बाद बर्लिन के होटल में भारतीय मूल के लोगों ने पीएम का वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों से स्वागत किया। पीएम मोदी भारतीय समुदाय के लोगों से मिले, हर किसी को सेल्फी और फोटो लेने का मौका दिया। लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए पीएम आगे बढ़े तो स्वागत में खड़ी एक नन्ही बच्ची मिल गई जिसके हाथ में तस्वीर दिखी। क्या बनाया तुमने? अच्छा, क्यों बनाया? क्योंकि आप मेरे आइकॉन हो। बहुत अच्छा है। कितना टाइम लगा इसको बनाने में? 1 घंटा। और एक बच्ची को पीएम से तस्वीर पर ऑटोग्राफ मिला तो दूसरे बच्चे को देशभक्ति से जुड़ा गाना सुनने के लिए शाबाशी। सबका मेल ले लो। पीएम को बच्चे का गाना इतना पसंद आया कि वो साथ में गुनगुनाते नजर आए। वाह। पीएम के यूरोप दौरे को कवर कर रहे एबीपी न्यूज संवाददाता प्रणय उपाध्याय ने पीएम से मिले बच्चों से उनका अनुभव जाना। आशुतोष, आपने क्या कोई गाना सुना है प्रधानमंत्री जी को? कौन सा गाना? पैट्रियोटिक सॉन्ग। जरा हमें भी सुनाइए। हे जन्मभूमि भारत, हे कर्मभूमि भारत, हे वंदनीय भारत। तो प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा आपको इस पे? शाबाश। और आपका क्या नाम है? मान्या मिश्रा। मान्या, आपको तो पर्सनली ये तस्वीर पे पर्सनल ऑटोग्राफ भी मिला? यस। बहुत खुश है? यस। क्या कहा उन्होंने आपसे बातचीत में? वेरी गुड, इट्स नाइस। दर्शकों को बता दें कि आज रात भारत जर्मनी के बीच कारोबार के विस्तार को लेकर अहम बैठक है जिसके बाद पीएम मोदी भारतीय मूल के लोगों को संबोधित भी करेंगे। और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। प्रणय से ये जानते हैं, प्रणय, हमने तस्वीरें देखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस गर्मजोशी के साथ स्वागत किया जा रहा था, हमने वो सम्मान देखा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर देकर दिया गया। अब आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज क्या कार्यक्रम रहने वाला है? रोमाना, मैं आपको बता दूं कि इस समय बर्लिन में तैयारियां हो रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी और जो बिजनेस काउंसिल है, बिजनेस फोरम है, उसकी मुलाकात होनी है। मेरे ठीक पीछे जो ये बिल्डिंग है, यहाँ पर जो सीईओज हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, बिजनेस लीडर्स हैं, उनके पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया है। और कुछ देर बाद राउंड टेबल मीटिंग होगी जिसमें जर्मन साइड से और इंडियन साइड से जो बिजनेस लीडर्स हैं, कॉर्पोरेट लीडर्स हैं, वो पहुँचेंगे। और अगर आप देखें तो भारत और जर्मनी की जो साझेदारी है वो एक आर्थिक रूप से रणनीतिक साझेदारी है, यानी अर्थव्यवस्था के लिहाज से, क्योंकि ये दोनों देश
केवल 2 देश नहीं हैं बल्कि दुनिया की चौथे और 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। इसलिए इनके बीच के आर्थिक कारोबार या आर्थिक संबंधों का लाभ जो है वो दुनिया के और देशों को भी मिलता है। इसलिए ये संवाद बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और साथ ही जो स्थानीय समय है उसके अनुसार शाम 6:30 बजे यानी भारतीय वक्त के अनुसार करीब 9:30-10 बजे के करीब प्रधानमंत्री का सामुदायिक संवाद जो कम्युनिटी इवेंट होगा वो होगा। 2 साल के बाद पहला मौका होगा जब कोविड के पाबंदियां खत्म हो रही है, ढीले होने के बाद प्रधानमंत्री एक बार फिर सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं कम्युनिटी इवेंट का, यानी भारतीय समुदाय के साथ जिसकी रौनक आपने देखी, जिसके जश्न की रंगत आपने देखी, उसे वो संबोधित करेंगे जर्मनी के अंदर। और जर्मनी में करीब 2 लाख भारतीय हैं और बीते अगर हम 4-5 सालों की बात करें तो जर्मनी में भारतीयों की संख्या बढ़ी है और यहां अधिकतर टैलेंट माइग्रेशन होता है भारत से। इंजीनियरिंग में, रिसर्च में, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो रिसर्चर्स हैं वो यहां पर आते हैं और ये जो टैलेंट है उसने अपनी जगह अपने माध्यम से बनाई है जर्मनी के अंदर और ये संख्या बढ़ रही है। इसीलिए एक महत्वपूर्ण समझौता भी रोमाना आज हुआ है जिसमें अब भारतीय पेशेवरों के लिए अपने वीजा के दरवाजे जर्मनी और खोलेगा। भारतीय पेशेवरों का की ये धाक है दुनिया भर के अंदर, जिसके कारण चाहे यूके हो चाहे जर्मनी हो वो अपने यहाँ भारतीय पेशेवरों को आमंत्रित करना चाहते हैं, स्वागत करना चाहते हैं और उन्हें जगह देना चाहते हैं। जी रोमाना, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल प्रणय उपाध्याय, आगे के बुलेटिन में भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो कुल मिलाकर समझना इस बात को होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये यूरोप के 3 देशों का दौरा कुल मिलाकर व्यापार और निवेश जो है वो इस दौरे में अहम एजेंडा रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिन के दौरे पर उत्तराखंड रवाना होने वाले हैं। कल मुख्यमंत्री योगी अपने पैतृक गांव उत्तराखंड के पंचूर जाएंगे। यूपी में मुख्यमंत्री पद की कमान संभालने के बाद सीएम योगी पहली बार अपने पैतृक गांव जा रहे हैं। कल सीएम योगी पंचूर में ही अपने गुरु महंत अवैधनाथ की मूर्ति का अनावरण करेंगे और इसके बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद योगी आदित्यनाथ अपने घर जाएंगे, अपनी मां का आशीर्वाद लेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ पहली बार अपने गांव पंचूर में अपनी माताजी का आशीर्वाद लेने के लिए आएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पंचूर में किस तरीके की व्यवस्थाएं, यहाँ पर सिक्योरिटी देखिए यहाँ पर लगी हुई है, पूरा पुलिस प्रशासन यहाँ पर तैनात है। आगे की तरफ जो है जाने का किसी को भी अलाउ नहीं है। आप देख सकते हैं कि टेंट यहाँ पर लगा हुआ है, ये योगी आदित्यनाथ का घर है और यहाँ पर जो है योगी आदित्यनाथ पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद जो है यहाँ पर आएंगे। पीछे की तरफ आप देख सकते हैं कि पूरा जो है ये टेंट लगा हुआ है, तैयारियाँ पूरी की पूरी यहाँ पर हैं। पहले जो है यहाँ योगी आदित्यनाथ को अपने एक गांव है आगे बिठ्याणी, वहाँ पर महंत अवैधनाथ की मूर्ति का अनावरण करना है। उसके बाद यहाँ पर प्रोग्राम ये है कि अपनी माताजी का आशीर्वाद लेने आएंगे। बताया ये जा रहा है कि शाम के वक्त यहाँ पर आएंगे और रात को यहीं पर रुकने का भी प्रोग्राम है। इसके बाद जो है हरिद्वार में प्रोग्राम है कि वहाँ कुछ संतों से मुलाकात का प्रोग्राम है और एक जो परिसंपत्तियों का जो विवाद था यूपी और उत्तराखंड का, उसमें कुछ संपत्तियाँ जो हैं उत्तराखंड को सौंपनी हैं। कैमरा पर्सन जितेंद्र सिंह के साथ ध्रुव मिश्रा, एबीपी न्यूज़, पौड़ी गढ़वाल। आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी ध्रुव मिश्रा इस वक्त मौजूद है और ध्रुव से जानते हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो अपने पैतृक गांव जाने वाले हैं, तो फिर इसको लेकर उनका परिवार, उनके गांव के लोग, गांव के पुराने दोस्त, उनमें किस तरीके का उत्साह है? जी रोमाना, देखिए इस वक्त मैं ये राजकीय महाविद्यालय गोरखनाथ महाविद्यालय है। यहाँ पर ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं यही वो मूर्ति है जिसका अनावरण यहाँ पर करना है योगी आदित्यनाथ को। ये महंत अवैधनाथ की मूर्ति है। ये इसी जगह पर योगी आदित्यनाथ कल 3 बजे यहाँ पर आएंगे और इसको 3 बजे जो है इसका अनावरण करना है। ये जो जिस कॉलेज में मैं इस वक्त खड़ा हूँ, आपको बता दूँ कि ये कॉलेज की स्थापना भी खुद योगी आदित्यनाथ ने की थी। यहाँ पर तैयारियाँ देखिए किस तरीके से पूरा का पूरा जो है इस कॉलेज के जो कर्मचारी हैं वो पूरी तरीके से इस समय तैयार हैं। नीचे एक मंच बन रहा है, यहाँ पर ये जो मंच है, इसी मंच पर कई सारे लोग जो रहेंगे जो योगी आदित्यनाथ के साथ के बचपन के थे, इस क्षेत्र के पूरे लोग हैं। आपको मैं दिखाऊं कि ये पीछे जो घर देख रही हैं आप, जो पहाड़ के उस तरफ, यहाँ से दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का गांव है और ये जो जगह है ये बिठ्याणी गांव है। इसी बिठ्याणी गांव में यहाँ के आसपास के लोगों ने ज़मीन ये दान दी थी। इसी ज़मीन पर जो है ये कॉलेज खुद योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर बनवाया था और ये जो
पीछे टेंट ये लगा हुआ है, पूरा जो पंडाल बनाया गया है, यहाँ योगी आदित्यनाथ अपने जो इस क्षेत्र के जो आसपास के जो गांव के जो लोग हैं उनको संबोधित करेंगे। पूरा स्टाफ यहाँ पर इस जो कॉलेज का है यहाँ पर मौजूद है। इनके प्रिंसिपल से हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या प्रोग्राम रहने वाला है, कल योगी आदित्यनाथ का क्या क्या प्रोग्राम रहने वाला है। कल महाविद्यालय में माननीय योगी जी के गुरु श्री अवैधनाथ जी की प्रतिमा का अनावरण होना है, तो सबसे पहले आकर के प्रतिमा का अनावरण होगा और तत्पश्चात महाविद्यालय के शिक्षक और कर्मचारियों, छात्र छात्राओं सहित ये जो पंडाल बना हुआ है, इस पंडाल में माननीय योगी जी और माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी जी सहित उत्तराखंड के मंत्रिमंडल के कई मंत्रीगण और कई विशिष्ट अतिथिगण, उच्च शिक्षा के अधिकारी, जिलाधिकारी और जिला के तमाम विभागों के विभागाध्यक्ष, सारे लोगों की उपस्थिति यहाँ पर होनी है और उनके बीच मुख्य अतिथियों के स्वागत के साथ साथ उनके उद्बोधन को सुनने की बड़ी ज़बरदस्त उत्सुकता इस क्षेत्र के लोगों को है और यहाँ के जो छात्र छात्राएं और प्राध्यापक गण हैं सभी को है। बहुत बहुत धन्यवाद ध्रुव इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर लोगों में उत्सुकता योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए और तैयारियां उनकी अगवानी के लिए इस वक्त जोरों पर चल रही हैं। आगे बढ़ते हैं, बात बनारस की, जहां ज्ञानव्यापी का मुद्दा एक बार फिर से तेज हो रहा है। मस्जिद परिसर में मंदिर होने के दावे को लेकर कोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन इस बीच मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट के वीडियोग्राफी सर्वे के आदेश को ही मानने से इनकार कर दिया है। कानूनी के दायरे में रहते हुए हम इसकी मुखालफत करेंगे, उसका विरोध करेंगे। तो कहना सिर्फ इतना है कि हम बैरिकेडिंग के अंदर, मस्जिद के अंदर किसी भी गैर मुस्लिम को आने नहीं देंगे। एक तरफ कानून के दायरे में मुखालफत करने की बात कही जा रही है और दूसरे ही पल अदालत के आदेश के उलट धमकाने वाले लहजे में बयान दिया जा रहा है। ये एहसन यासीन है जो अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। इसी कमेटी के तहत वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद भी आती है और इसी ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर एक बार फिर संग्राम छिड़ा हुआ है। ज्ञानवापी मस्जिद और बैरिकेडिंग के बाहर है, बिल्कुल बाहर है, बैरिकेडिंग के अंदर नहीं, बैरिकेडिंग के बाहर है। तो भाई अगर उन्हें सर्वे करना भी है तो श्रृंगार गौरी के सर्वे करें कि हम बैरिकेडिंग के अंदर, मस्जिद के अंदर किसी भी गैर मुस्लिम को आने नहीं देंगे। जिस ज्ञानवापी मस्जिद में एहसन यासीन गैर मुस्लिमों की नो एंट्री का बिगुल बजा रहे हैं, उसी ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। और इस मस्जिद वाली जगह पर वास्तव में क्या था, इसी को लेकर निचली अदालत ने एडवोकेट कमीशन को सर्वे के लिए कहा है, जिसके मुताबिक 3 मई के बाद और 10 मई से पहले काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी मंदिर की वीडियोग्राफी की जाए। हिंदू पक्षकारों का दावा है कि जहां ज्ञानवापी मस्जिद है उसी जगह पर ज्योतिर्लिंग है और इन्हीं दावों की पड़ताल करने के लिए निचली अदालत ने वीडियोग्राफी सर्वे का आदेश सुनाया है। लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद मुस्लिम पक्षकारों का विरोध तेज हो गया है। बीजेपी ने भी मुनादी कर दी कि देश संविधान से चलेगा, फतवे से नहीं। ये देश मुल्ला मौलवियों के फतवे से नहीं चलेगा, उनके निर्णयों से नहीं चलेगा। ये देश संविधान से चलेगा। संविधान से बनी हुई अदालतों के निर्णय का पालन करना हर नागरिक के लिए उसका संवैधानिक दायित्व भी है। 6 और 7 मई को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में वीडियोग्राफी सर्वे होना है। पूरे मामले को लेकर जिस तरह से मुस्लिम पक्षकारों के तेवर दिखाई दे रहे हैं, उससे लग नहीं रहा कि प्रशासन के लिए वीडियोग्राफी सर्वे की राह इतनी आसान रहने वाली है। 2024 तैयारी शुरू देख रहे हैं आप और खबर दक्षिण भारत से, कर्नाटक से। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा वो कर्नाटक के मुद्दे पर इस वक्त पार्टी की बैठक ले रहे हैं। कर्नाटक सरकार के कामकाज का विश्लेषण किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। आप जानते हैं कि अगले साल कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले ही बीजेपी के भीतर ये तैयारी शुरू हो गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।